एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था, सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाथ से कुछ सामान भी लेना था तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था, गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर-जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर-जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हुँ-हुँ-सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी न बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना, ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग अभी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे माना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोड़े में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे कभी बच्चों के कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाए। अभी 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोड़े की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर आया। जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोड़े में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी दो वो आवाज़ें भी निकल रही थी, हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोड़ा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से।
माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी, उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोड़े की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हूँ जोर की आवाज़ निकल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी और माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गए और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे साहमे से खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी चाहे भले इन बातों को मानता हो पर वह यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवारू समझे जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यहाँ 2 वृतांत का वर्णन करूंगा, जिसको सुनने पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था, हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हाल था और इसी हाल से संबंध एक बाथरूम और रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हाल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हाल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आदि थीं। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तुम जल्दी से जग कर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना, पर हाँ एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 तक हम लोग सो गए। हम दोनों हाल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हाल में 0 वॉट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाजा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गाँव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट न हो, इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गाँव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थीं। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और चूंकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा लड़का लगता है, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे अभी तो 3 भी नहीं बजा है और तूने जगकर खटपटा शुरू कर दिया। अरे ये क्या, इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आंख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तूने 2-3 मिनट पहले जगा था, तो वह बोला नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हाल में लगे ट्यूब को भी जला दिया था। अब पूरे हाल में पूरा प्रकाश था और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने में डरने लगे।
इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास हों। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ्लाइट तो कल है, तो आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अरे अब अचानक मुझे 1 महीना पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा? मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई, तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई है और वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाजा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वे गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वहीं नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं ये हम लोगों को वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में आकर रहने लगे। 2. पिछली कहानी में आपने पढ़ा एक दीवानी चुड़ैल के बारे में और आपने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार छूटा था उस दीवानी चुड़ैल से पीछा। अब जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वह है एक ऐसे आदमी की जिसको पता नहीं क्या सूझा कि वह शादी करने के लिए एक चुड़ैल के पीछे ही पड़ गया। वह उस चुड़ैल को पाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए, पर क्या वह सफल हुआ? क्या वह चुड़ैल उससे शादी करने के लिए राजी हुई? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। बात कोई 13-14 साल पुरानी है और मेरे मित्र की माने तो एकदम सही। अरे इतना ही नहीं, मेरे मित्र के अलावा और भी कई लोग इस घटना को बनावटी नहीं सच्ची मानते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मेरे मित्र और चुड़ैल के बीच जो रोमांचक बातें हो रही थी उसके वे लोग भी गवाह हैं, क्योंकि उन लोगों ने वे सारी बातें सुनी। तो आइए अब आपका वक्त जाया न करते हुए मैं अपने मित्र रमेश के मुखारबिंदु से सुनी इस घटना को आप लोगों को सुनाता हूँ। उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गाँवों में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी M.A. की पढ़ाई पूरी कर रहा था। ये घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। ये गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची उम्र लगभग 1 माह से कम ही और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांवों में आजकल तो लोग पाखाना घर बनवाने लगे हैं, पर 10-12 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया दिशा मैदान हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ घर से बाहर निकलती थीं। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही बम मुहूर्त में जग कर खेतों की ओर चली जाती थीं। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीवी पहली बार 4 बजे जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी, पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूं कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़कोरी महिला जच्चा, जिसका बच्चा अभी 6 महीना तक का न हुआ हो, उसको अलवाती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये अलवाती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहां आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनके तकिया के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ ये कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल बेल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और न चाहते हुए भी उसने रमेश की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही रमेश की बीवी का पीछा करती रही, पर अंततः उसने अपने आप को रोक नहीं पाए और ज्यों ही रमेश की बीवी घर पहुंची उस पर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा।
उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है पर उसकी बीबी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीबी को। उसको गुस्सा आया और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बीबी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अरे ये क्या। रमेश की बीबी ने तो रमेश के इस गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गईं और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अरे ये क्या। रमेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत उसकी बीबी अपने से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी, वही बीबी आज उसके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठे मुस्कुरा रही है। खैर रमेश तो कुछ नहीं समझा पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वे हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपने भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ। ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है और आप हैं कि हंसे जा रही हैं। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही कि दादाजी को बुला लाए, रमेश सब समझ गया और वह बाहर न जाकर अपनी बीबी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतने ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्र हो गई थीं और अगल बगल के घरों के भी कुछ नर नारी। अरे भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। हाँ तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतों का जमावड़ा हो चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि यह खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नज़रों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वह तनकर अपनी बीबी के सामने बैठ गया और अपनी बीबी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। रमेश, कौन हो तुम। रमेश की बीबी कुछ न बोली, केवल मुस्कुराकर रह गई। रमेश ओझाओं की तरह फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा न समझ, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। रमेश की बीबी फिर से मुस्कुराई पर इस बार थोड़ा तनकर बोली, तुम चाहते क्या हो। बहुत सारे लोगों को वहां पाकर रमेश थोड़ा अकड़ेबाजों जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बातें कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूं और उस पर भी बजरंग बली का भक्त। रमेश के इतना कहते ही उसकी बीबी चुड़ैल से पीड़ित थोड़ा सा कपकाकर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूं। अपने बीबी के मुख से इतना सुनते ही तो रमेश को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूंगा। वहां खड़े लोग कौतूहलपूर्वक रमेश और उसकी बीबी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों। तुमके पता नहीं कि यह एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है। रमेश की चुड़ैल पीड़ित बीबी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। यह इस हालत में अकेले बाहर गई क्यों। खैर अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। रमेश अपने बीबी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ, डर गई ना मुझसे। रमेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीबी मुस्कुराए और बोली, तुमसे क्या डर, मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो रहा है। दरअसल बात यह थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांसदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिसमें रमेश की बीबी रहती थी। चुड़ैल अपनी बीबी की बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा, जैसे हमारी एक बीबी है वैसे ही तुम एक और। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल हंसी और बोली, ये संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं, तून रहेगी जो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू है, और हाँ ये भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह धन लेना चाहे तो हम लोग उसका हित कर देती हैं। हाँ और एक बात, और वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है। आखिर तुम कौन हो, क्या पहले तुम भी इंसान ही थी। चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहां उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती हैं ये भी मुझे पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश फिर पूछा, खैर ये बताओ कि तुम इसके पहले क्या थी।
तुम्हारा घर कहाँ था, तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ, अब और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा, रमेश, ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बनाकर रखे हो? रमेश कुछ बोले इससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीबी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। रमेश ने एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाला और मन ही मन बुदबुदाया, आपको अभी आना था, सब खेल बिगाड़ दिए, आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता। 3 हेलो दोस्तों, मैं अजय आप लोगों के लिए एक और कहानी लेके आया हूं जो कि एक परेशान आत्मा की है। ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का ज्यादा डर था। वहां के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था, उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था, तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी, कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वह शहर की और कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरता था, इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा, वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा, वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो जाकर उतार ले उसे और कर दे दाह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक और आत्मा सही, चलो। धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था, और वह आगे चल दिया। तभी एकदम उसकी और एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा, उसके बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे को देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धंसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वह उसे देखकर ऐसा डरा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीचों बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं पत्तों में खरखर की आवाजें तो कहीं शेर के धरने की आवाजें। वह इतना डर हुआ था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था। वह वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो अब और डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब ना जाने कितनों से पला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देख कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गाँव में जिंदा आ गया हूँ। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। वह घर पहुंचा और जाकर की ओर कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसके पसीना निकल आया था और वह ये सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वह चिल्ला पड़ा। तब उसकी ने कहा, क्या हुआ, तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो ना, शाम को खाना खाया तुम्हें, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारी गांव में फैल गई कि वह पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर का जाने का रास्ता भी बंद हो गया, अब हम लोग क्या करें। तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी कि यह सब मांजरा क्या है। तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में नत्थीलाल भगत जी रहते हैं,
वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यही ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल होके भी तुम लोगों से 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने को आ ही जाता है। पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया है उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उसे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है। तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया था, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया है। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने हरिया को भी यह बात बतानी चाहिए जब तक मैं उसे कुछ बताती, पर उससे पहले उस वसी दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उसे उससे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वह मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वह सारा सामान ले चलो। तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए। पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, वह बहुत घना हो गया है और लाश का कुछ भी अता पता नहीं है, नहीं उसकी हड्डियों का। तब पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें ये काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे लाश गई तो गई कहाँ, ना हड्डियों का पता कहाँ गई, एक भी हड्डी नहीं मिली। तब पंडित जी ने नींबू दे दिया सबको और कहा जहाँ यह नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा ये रही लाश, ये तो हड्डियों का ढांचा है। उसका इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे भूत भूत। उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है, उसके यह बड़े बड़े दांत, आंखें लाल लाल, मुंह भेदिए जैसा, ये बड़े नाखून। लोग डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेदिए ने ऐसा पकड़ के फेंका कि वह सीधा नीचे आके गिरा। हा 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 चिल्लाने लगा कोई नहीं ले जाएगा इसे, यह मेरी है, इसे मैंने वर्षों से सजा के रखा है। उसने गुस्से में सारा पैर झकझोर दिया। ऐसा होते देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी को मंत्र पढ़ते देख उसने उन पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जो मंत्र पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी, उसके शरीर पर जहां जहां मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं से गलता जा रहा था। उसका एक हाथ टूटकर गिरा, वह पंडित जी के ऊपर ऐसा झपटा पंडित जी उस जगह से हट गए और वह नीचे जा गिरा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा, वह वही ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। इतना खतरनाक होता जा रहा था। उधर शाम होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी और रस्सी फेंकी और दूसरी और एक आदमी ने पकड़ के उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आए, पहले उस शव को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटा कर आग लगा दी। वह पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाए जा रहा था मत जलाओ उसे, मत जलाओ उसे। देखते देखते वह हड्डियां राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो उसके पहले वाले शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह आग का गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वह फिर चिल्लाया मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया। तब उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे लेकर गांव आए। तब सब ने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव शांति आ गई। 4 हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकिता शर्मा है। मैं दिल्ली के आनंद विहार की रहने वाली हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ। मेरे पति एक IT कंपनी में मैनेजर है। मेरे साथ जो घटना हुई है वो मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 26 साल की थी और 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए छुट्टियों पर थी। उस रात मेरे पति जब शाम को ऑफिस से लौटे तो हमने पास ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9 बज रहे थे और हम अपनी कार से वहां पहुंचे ताकि रात को वापस आते वक्त दिक्कत ना हो। वहां हमने देखा कि लोग बाग वहां टहल रहे थे। हमने भी वहां आधे घंटे तक चहलकदमी की, फिर जब थक गए तो वापस चलने का निर्णय किया। मेरे पति ड्राइवर सीट पर थे और मैंने जैसे ही अपनी तरफ का कार का गेट खोला एक बूढ़ी औरत मेरे ड्रेस को खींचने लगी। मैंने इसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार में बैठ गई। हमारी कार 5 मिनट चली ही थी और जब हमारी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी तो फिर वही बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए घर पर पहुंच गए। अगली रात जब मेरे पति किसी बिजनेस वर्क के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी, रात को 2 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली तो जिसे मैंने देखा वो देखकर मैं बुरी तरह से कांप गई और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत मेरे पलंग के बगल में बैठी हुई थी और कह रही थी मेरे करीब आओ। एक बार तो मैंने सोचा कि
शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद कर वापस खोली तब भी वो वही खड़ी थी। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई और यह सोचकर कि वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, मैं घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर निकलकर पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन मैंने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो कहीं मुझे पागल ना समझ बैठे। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और उसी वक्त गाड़ी से सुबह 5 बजे तक घर आ गए। मैंने उनको सारी घटना बताई। जब ये बात मेरी माँ को बताई तो वो तुरंत मेरे घर आ गई और उन्होंने घर में छोटा सी पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा ना दिखे। उस पूजा के बाद मैंने कभी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा। तो इस तरह फ्रेंड्स, मेरी माँ की सलाह से मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान आपको कुछ विशेष ऐसी जगहों का ध्यान रखना पड़ता है जहाँ से कुछ रूहें अक्सर साथ लग जाती है।